Gautam Buddha is along with you. Dr. Gauri Sankar Tiwari sir, Examination Controller, Vinoba Bhave University, Hazaribagh, who gave their auspicious time to part their knowledge on the very innovative topic of today's seminar, role of higher education institutions in promoting Indian knowledge system. I also welcome our honorable college management team, principals of various colleges, all assistant professors of Gautam Buddha, and our lovely student teachers. Now, it's time to click the badge to our guests, and for that, I would like to request Mrs. Rachna ma'am and Mr. Sandeep Kumar Sinha along with our student teachers Manisha and Amrita to affix the badge to our guests. Present a token of love to Professor Dr. Mithilesh Kumar Singh, Proctor of Vinoba Bhave University, Hazaribagh. Dr. Puspa Kumari ma'am, please come on the stage. Please give a round of applause for our guests.
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रखर विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण सर, मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से एक बार सर का स्वागत कीजिए। क्योंकि सर जब बोलेंगे तो लगता है कि यहाँ से कोई हिल भी नहीं पाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार हम लोगों ने सुना है और आप भी मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि सरस्वती का पास इनके जीवा पर है। हमारे बीच मंचासीन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से आए हुए प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला सर, आप भी स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंग्लिश स्टडीज में हैं। सर से मेरी बात आमने सामने कुछ मिनट ही हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे महाविद्यालय का यह सौभाग्य है कि हम लोग के बीच सर की वाणी बरसेगी और आज निश्चित रूप से उसका लाभ हम सबों को मिलेगा। हमारे बीच विनोबा भावे विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर डॉक्टर गौरीशंकर तिवारी जी हैं। काफी व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी उन्होंने समय निकाला है और पुनः जाना है क्योंकि स्टूडेंट इनके लिए वहाँ इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट देने पड़ते हैं।
और मैं विशेषकर प्रोक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने खुशी मन से इस सेमिनार में आने की सहमति दी। प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह जी बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, आप लोग भी कभी जाते होंगे तो मुलाकात होती होगी। यहाँ पर बंसी सर हैं, एक रजिस्ट्रार हैं, आनंदा महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं। हम चूंकि आपके बीच के हैं इसलिए हम सर का पूरा नाम भी नहीं ले रहे हैं, नाम से सब लोग परिचित हैं, अच्छे वक्ता हैं। और कल हम इनका वक्तव्य हम लोग सुनेंगे और काफी आग्रह के बाद आज ये आए। आज जो उद्घाटन समारोह उन्होंने उनका चूंकि क्रिसमस का अवसर है और उनको अवकाश पर जाना है, फिर हम लोग कभी उनको बुलाएंगे। यहाँ उपस्थित उज्जवल भारत ट्रस्ट के उपाध्यक्ष अजय सिंह जी हैं, महाविद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं, राम इकबाल सर पूर्व प्राचार्य गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के हैं, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी और सभी शिक्षक और प्रशिक्षुगण। आज का दिन हम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सेमिनार में या किसी भी सेमिनार में, संगोष्ठी में एक चिंतन होता है, मनन होता है, और इस चिंतन मनन के बाद जो चीजें निकलकर आती है वह निश्चित रूप से हम सबों के लिए अमृत का काम करती है। और अमृत का कितना महत्व है इसको बताने की जगह नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इसी अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध भी हुआ था। आज का जो इस सेमिनार का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका। हम लोग भी उच्च शिक्षण संस्थानों में आते हैं और हमारी भी भूमिका भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में कहीं ना कहीं है। और हम लोग इसी उद्देश्य से महाविद्यालय प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य और इस महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक और प्रशिक्षुओं ने काफी मेहनत किया है। बहुत सारा कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहते हैं, उसी कड़ी में एक ऐसा है। और आप लोग काफी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि सभी अतिथियों के सम्मान में एक बार आप लोग खड़े होकर जोरदार ताली बजाएं ताकि हम लोग ऊर्जावान बन जाए और पूरी जोश खरोश के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सचिव गौतम बुद्धा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है इस संगोष्ठी में। जो इस कच्छ में उपस्थित प्रबुद्ध महाविद्यालय के जो मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं, श्री मनोज कुमार, वाइस प्रेसिडेंट गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग,
और अन्य बैठे हुए विद्वानों का भी इस संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन है। दर्शन में ये एक अहम दर्शन है बौद्ध दर्शन। इसमें बुद्ध के द्वारा स्थापित किए हुए नियम और दर्शन का इसमें और अध्ययन किया जाता है। जो भारतीय परंपरा की प्राचीन दर्शन है वो भी इस संगोष्ठी में आप लोग इसमें विवेचना और अध्ययन और मनन करेंगे। जैसा सचिव गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सचिव ने कहा कि अमृत मंथन होगा, विभिन्न दर्शनों के अध्ययन के लिए और चिंतन मनन के लिए इस संगोष्ठी में मनन होगा। और सही कहा उन्होंने कि ये चिंतन और मनन के बाद एक अमृत निकल के आएगा जो सभी में आप लोगों में भी बटेगा। और हमारे जो विद्यार्थी हैं उसको जरा अपने काफ़ी ध्यान से इसको संगोष्ठी में लेंगे और गंभीरता पूर्वक इस संगोष्ठी में आप शरीक हो रहे हैं और उसको देखेंगे। जो बड़े बड़े विद्वान लोग जो आए हुए हैं मंचासीन हैं उनकी वक्तव्य को सुनेंगे और उनसे ज्ञान अर्जन करेंगे। जो हमारा भारतीय परंपरा का जो हिंदू दर्शन है, हिंदू दर्शन भी प्रख्यात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो दर्शन है भारतीय दर्शन वो पूरे विश्व में पूरा विख्यात है। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय दर्शन विश्व में सबसे सर्वोत्तम दर्शन है। आप इसके बारे में हम लोग काफ़ी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप भी पढ़ते हैं। विशेष रूप से इसकी चर्चा उम्मीद है इस संगोष्ठी में होगी और जो विद्वान लोग हैं इसमें शामिल होकर आपको अच्छी चीज़ें दर्शन के बारे में बताएंगे। विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं भारतीय दर्शन के, हम लोग भी पढ़े हैं सांख्य दर्शन और क्या क्या। इस संगोष्ठी में जरूर इसकी चर्चा होगी और उम्मीद है कि इस चर्चा से आप सभी लाभान्वित होंगे। खास करके जो छात्र हैं इस महाविद्यालय के वो जरूर इससे अवगत होंगे, रूबरू होंगे। और मुझे ऐसी आशा है कि उनके भविष्य के लिए काफ़ी कारगर और उपयोगी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथिगण तथा यहाँ उपस्थित शहर के गणमान्य और इस विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। जोहार। हम लोग आज नेशनल सेमिनार में भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर विचार विमर्श के लिए उपस्थित हैं। और जैसा कि कंट्रोलर सर अभी बता रहे थे कि वर्धा से आए गोपाल सर, जेएनयू से आए शुक्ला सर तथा पूर्व कुल सचिव बंसी सर, प्रोक्टर सर, सभी लोग आप लोग का मार्गदर्शन करेंगे, उनके विचारों से अवगत होंगे और इससे आपको आपके व्यक्तित्व के निखरने में बहुत कुछ महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होगी। हम लोग इस महाविद्यालय का नाम ही गौतम बुद्ध के नाम पर रखे हैं, जिन्हें विश्व का पहला शिक्षक कहा जाता है। एशिया की ज्योति के रूप में भी इनको जाना जाता है और आज इनके विचारों पर चलने वाले करोड़ों लोग हैं। संभवतः दुनिया के तीसरा धर्म बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं और अभी भी हमारे देश के नेतागण चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर विदेश जाते हैं तो भारत की पहचान बुद्ध, गांधी, विवेकानंद, नेहरू जी के नाम पर ही है। तो यह शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी अपने स्थापना काल से गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और हम लोग का भरसक प्रयास रहता है कि अच्छे शिक्षक देने का काम करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाकर एक मिशन अपने सामने रखा है, लक्ष्य रखा है देश के लिए कि हम लोग उस ऊंचाई को पुनः प्राप्त करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जगत गुरु कहलाता था और जगत गुरु कहलाने के बाद ही सोने की चिड़िया की उपमा से सम्मानित हुआ था यह देश। तो पुनः उस ऊंचाई पर यह देश पहुंचे और इसके लिए जरूरी है कि
शिक्षण संस्थान में अच्छे संस्कार की शिक्षक है, क्योंकि शिक्षा का मतलब पढ़ना लिखना, परीक्षा देना और नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है। यह एक अभिष्ट है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है और इस विकास में, व्यक्तित्व के विकास में इस तरह के सेमिनार का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि इसी बिहार भूमि में बिहार से कटकर झारखंड बना है और बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हुआ करते थे। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। इसी प्रकार बल्लभी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे दर्जनों विश्वविद्यालय भारत भूमि पर थे जहां पढ़ने के लिए विदेश के बच्चे आते थे और आज यहाँ के बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इसे बदलना है और यह तभी बदल सकता है जब यहाँ अच्छे अच्छे संस्थान हो। अभी हम लोग की राष्ट्रपति मैडम खड़गपुर IIT कॉलेज के दीक्षांत समारोह में गई हुई थी 3-4 दिन पहले और बड़ा भारी मन से दुखी होकर अपने संबोधन में बताई कि विश्व के अच्छे 50 संस्थानों में भारत के एक भी संस्थान नहीं है। यह भी एक सच्चाई है। दूसरे तरफ हम लोग जानते हैं कि इसी भूमि में उत्पन्न यही पढ़ा लिखा लगभग 2 दर्जन CEO दुनिया के नामी नामी कंपनियों के CEO हैं। लेकिन आज भी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय नहीं है। आश्चर्य होती है उस पर कि 12वीं शताब्दी का विश्वविद्यालय आज भी अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जा रहा है। लेकिन वो बात जेएनयू में नहीं रहा कि जेएनयू आज से 2 दशक पहले, 3 दशक पहले अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। तो हम सब का प्रयास है कि भारत की जगत गुरु बने और इसके लिए ही हम लोग छोटे स्तर पर भी कई सेमिनार करते हैं, लेक्चर सीरीज का आयोजन करते हैं तथा चाहते हैं कि शहर के आसपास जितने विद्वान हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों के, वे हमारे बच्चों के बीच आए और उनका मार्गदर्शन करें। इसी कड़ी में हर साल एक नेशनल सेमिनार आहूत की जाती है और हम लोगों के बीच गोपाल सर हैं, हम लोग पिछले साल सुने थे और इसी वर्ष सर के विश्वविद्यालय जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मिथिलेश जी और अमिकवा सर के साथ में जाकर सर का केंद्रीय विश्वविद्यालय को देखा और लगा कि वाकई में वो समुद्र है, हम लोग के बूंद समान भी नहीं। इतना खूबसूरत विश्वविद्यालय, पढ़ाने का माहौल, वो शहर ही बहुत अच्छा लगा, वर्धा। और वहां जाने के बाद वहां के इतिहास से परिचित हुआ कि वहीं बगल में ही सेवाग्राम है, जहां गांधी जी दांडी मार्च के बाद एक कसम खा लिए थे कि बिना आजादी के मैं गुजरात साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। तो लगभग 12 साल वहां रहे। विनोबा भावे का भी आश्रम वहीं पर है। तो हर जगह जाने और देखने और सुनने का अवसर मिला और सर के साथ होना ही एक समझिए विश्वविद्यालय का काम करता है। सर से बात करना, सर के साथ बैठकर गाइड करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीखने के लिए तो गूगल बाबा भी हैं, बाजार में किताबें भी हैं, लेकिन गूगल कभी शिक्षक नहीं हो सकता है, शिक्षक का कभी विकल्प नहीं हो सकता है। बातों को किस तरह रखा जाए कि बच्चों उसे आत्मसात कर लें, यह खूबी के धनी है गोपाल सर और सर द्वारा आए। अब हम लोग चाहें कि सर साल में जरूर एक बार आए। हम लोगों के साथ प्रोक्टर सर हैं, प्रोक्टर सर से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन मुरारी सर जी बताते हैं कि प्रोक्टर सर बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और स्टूडेंट के हित में हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। अगर कोई दूसरा कहते हैं तो मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि आजकल क्या है, जो पावर में रहते हैं उसी के बारे में अच्छे लोग बोलते हैं। आप किसी प्रकार के पद प्राप्त कर लीजिए, धन ग्रहण कर लीजिए, दुनिया एक माने आभा बना लीजिए, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुरारी जी जैसे आलोचक व्यक्ति अगर कहते हैं प्रोफेसर सर वाकई बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है, तो मैं या हमारा संस्थान सौभाग्यशाली है कि सर हमारे बीच है और आज अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्ला सर के बारे में गोपाल सर के थ्रू ही पता चला
और हम लोग उन्हें निमंत्रण किए और सब स्वीकार किए, इसके लिए बहुत सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। और आज भी पसंद है कि जेएनयू में मैं क्यों नहीं पढ़ा, डीयू में मैं क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वाकई अगर कहीं व्यक्तित्व का विकास होता है, केवल किताबी ज्ञान पढ़ के 60-80% नंबर लाना, परीक्षा पास कर जाना, तो हर जगह होता है, हमारे राज्यों में भी। लेकिन डीयू में आज भी अच्छी पढ़ाई होती है, बीएचयू में अच्छी पढ़ाई होती है, और जेएनयू तो कहना ही नहीं है। लेकिन वह जेएनयू नहीं जो आप लोग टीवी में देखते हैं, जीटीवी, एबीपी और स्टार टीवी पर। उस जेएनयू की बात कर रहा हूं कि जहां भी पढ़े लोग मोदी जी के मंत्रिमंडल में कई लोग हैं, जहां आज भी इकोनॉमिक सर्विस का रिजल्ट देखिएगा विगत दशकों से, तो 35 सीट है तो 31-32 जेएनयू के ही होते हैं। आज हमारे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री सब जेएनयू ही प्रोडक्ट है। लेकिन वह जेएनयू ऐसा है जहां इंदिरा गांधी खोली और जब वो भाषण देने गई तो इतना नाराज हुई कि 19 दिन शायद बंद कर दी। तो जहां देश के इतने विशाल देश के प्रतिभाशाली बच्चे रहेंगे और वहां 5 ट्रिलियन बोलिएगा अपने अंदाज में, तो पूछेगा कि पर व्यक्ति इनकम में कितना नंबर है भारत में, तो वह विश्वविद्यालय हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है। वहां चर्चा, परिचर्चा, आलोचना का महत्व दिया जाता है। और आश्चर्य होगा कि हम लोग किसी कार्यक्रम में सुन रहा था यही नई शिक्षा नीति पर, कि जो लोग नई शिक्षा नीति का विरोध करते हैं उस पर राष्ट्रद्रोही घोषित किया है, जबकि मैं पढ़ा और इसका जो निष्कर्ष निकाला या जो इसका निष्कर्ष है वो यही है कि आलोचनात्मक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना। अगर आलोचना नहीं है तो फिर शिक्षा किस बात की? लेकिन वो वहां से बता रहे थे कि नई शिक्षा नीति विरोध करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, उन्हें राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह नहीं समझ आता है। खैर ये अपनी बात है। और साथ में बंसी सर बैठे हुए हैं, मैंने कई बार कहा है कि मैं इन्हीं से इतिहास सीखा हूँ। कई लोग पूछते हैं कौन कौन किताब पढ़े हो, तो हम बोलते हैं बंसी सर को ही सुने हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने बहुत संस्कार नहीं था, लेकिन सर इतना अच्छा बोलते हैं और इतने तरीके से बोलते हैं। और आश्चर्य क्या कि सर यहाँ के सांसद महोदय के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मंच पर खड़ा कर लिए तो जो बोलेंगे तो लगेगा कि अगर आरएसएस और भाजपा नेता सुन ले तो शायद इनको पार्टी से निकाल भी दे और जीवन भर अफसोस करेंगे काहे इनको मैंने हम लोग इन पदों पर रखे। तो सर बेहतरीन वक्ता है और मंच पर खड़ा होकर सही बोलते हैं, और जो सही नहीं बोल सकता वो शिक्षक कैसे हो सकता है? और सर के जीवन में सर कुछ सरस्वती वास करती है, चाहे सर हिंदी बोले, चाहे सर अंग्रेजी बोले, अच्छा बोलते हैं, अच्छी समझ है। और मैं सर से इतिहास और समाजशास्त्र सीखा हूं। दुर्भाग्य रहा या बहुत देर से सर मिले कि मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन सर के आशीर्वाद से इंटरव्यू वगैरह दिया हूं और कम से कम किसी मंच पर टूटी फूटी भाषा में ही सही अपनी बात रख सकता हूं। अंत में मैं आप लोगों का समय बर्बाद करते हुए एक बात कहना चाहूंगा, जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, कि कहीं मैं हिंदुस्तान में पढ़ा था किसी प्रिंसिपल की कहानी। वो एक यहूदी प्रिंसिपल थे जर्मनी में, और आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद के घोड़ा पर सवार होकर हिटलर जब सभी यहूदियों को मार रहे थे तो प्रिंसिपल साहब ही उनके कैद खाने में चले गए थे। लेकिन सौभाग्य रहा कि वहां से भागने में कामयाब हो गए, और वही आप नीति लिखे कि वो जहां कैद खाना था वहां बेहतरीन गैस चेंबर प्रशिक्षित इंजीनियर ने बनाया था, और उसमें डालकर यहूदियों की हत्या कर दी जाती थी। यहूदी बच्चों को हत्या करने के लिए प्रशिक्षित नर्सें थी। बहुत लोगों को गोली से उड़ा दिया जाता था, उसके लिए सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। तो प्रिंसिपल साहब अपने आप से पूछते हैं क्या यही शिक्षा है कि इतना बेहतरीन इंजीनियर होकर गैस चेंबर बना रहे हैं, नर्स का प्रशिक्षण लेके बच्चों को जहर दे रहे हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर लोगों को गोली मार दे रहे हैं? तो शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा नफरत नहीं सिखाता, शिक्षा किसी को हेय दृष्टि से देखने के लिए नहीं सिखाता है। आप में अहम भाव पैदा करता हो तो शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो जोड़ने की बात करता है, शिक्षा तो समग्र विकास की बात करता है, अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण की बात करता है। तो नई शिक्षा नीति में खूब पढ़ लिख के हमारे देश के बच्चे अच्छे अच्छे पोजीशन पर जाएं,
लेकिन वे अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, तो फिर उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज आप लोग फेसबुक पे देखते होंगे खड़े आप, गांधी जी मां बहन, नेहरू जी मां बहन। मैं ये नहीं कहता हूं कि गांधी जी का आलोचना नहीं हो, नेहरू जी का आलोचना नहीं हो। आलोचना तो प्रभु राम का भी हम लोग करते हैं कि अपने पत्नी के साथ वो संभवतः न्याय नहीं किए, वो फैसला किए थे। हम लोग अपने स्टेट कृष्ण को भी माखन चोर कहते हैं। तो आलोचना हो, लेकिन गाली गलौज नहीं हो। और शिक्षा ग्रहण शिक्षकों से कीजिए, इतिहास भूगोल शिक्षक से पढ़िए, किताबों से पढ़िए और एक अच्छे नागरिक बनिए। यही मेरी शुभकामना है कि गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जरूर एक अच्छे इंसान बने, जहां भी जाए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। मेरी शुभकामना है उनके साथ। और जितने भी अतिथि आए सबों का मैं सहृदय स्वागत करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Now, I would like to request Professor Dr. Nikhilesh Kumar Singh sir, Proctor of Vinoba Bhave University, to come here and guide us with your words. Sir. मंच पर आसीन आदरणीय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी, जिनके बारे में आप सब सुन चुके हैं कि कहां से आए, और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा उनका और परिचय देने में। सम्मान व्यक्त करते हुए उनके प्रति साथ ही मंच पर आसीन हैं हमारे प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला जी, इस महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव, हमारे स्वनाम जिसको आप लोग जानते होंगे कहते हैं मित्ता, दिनेश मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर बीपी रुखैया सर, जो हमारे बंसी भैया भी हैं, सामने बैठे हुए अभी बोलकर जा चुके, अपने मार्गदर्शक वक्तव्य से आप सबको उपकृत कर चुके, जिसमें मैं भी शामिल हूं, श्री मनोज कुमार जी, प्राचार्य इस महाविद्यालय के, मुरारी जी और बाकी साथी लोग। दो तीन लोगों ने भी कुछ मेरे बारे में आपसे कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कह दी हैं, उस पर विश्वास मत कीजिएगा, वो विश्वास करना उचित नहीं होगा, वरना निराशा आप लोगों के हाथ लगेगी। खैर, जो कह दिए हैं सब सुनिए, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। लेकिन यहां से लेकर वहां तक, मतलब सबसे पिछली कतार में जो बैठे हुए हैं, सबको मेरा नमन, अभिवादन और बधाई, इस लिहाज से इस महाविद्यालय प्रबंधन ने एक ऐसे विषय पर सोचने की जहमत उठाई, मैं जहमत कर रहा हूं और जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं इस शब्द का, कि जहमत उठाई है जिस पर सोचना हम लोग गुनाह समझते हैं प्रायः मामलों में, और गुनाह इस लिहाज से कि कहीं दकियानूसी साबित न कर दिया जाए। लेकिन जो आग्रह हमारा है वो यह है कि इस पर सोचना जरूरी है, और खासकर एक ऐसे महाविद्यालय में जिसका नाम भारत के इतिहास में पहली दफा उस ठहरे हुए पानी में जिसने बड़े वेग से कोई पत्थर डालने का काम किया तो महात्मा बुद्ध थे, और उनके नाम पर स्थापित यह महाविद्यालय है। यहां तो इस विचार की प्रासंगिकता बनती है, और उस प्रासंगिकता को सिद्ध करने का काम इस महाविद्यालय के प्रबंध समिति के लोगों ने किया है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, जहां कुछ ना हो, एक सोचने का जो बीज है वो डाला गया है, आपके मस्तिष्क में डालने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि ये बीज आगे अखुआएंगे भी, और फिर पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे, और उसका फल और फूल जो कुछ बनेगा उससे आप समाज को एक नई दिशा देने में सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और जानते हैं कि अभी वो मिला जिसमें कि
के जो एम्ब्लेम है उसमें ये लिखा गया है कि ज्ञानम भार क्रिया बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। जाहिर है, और यह भी जानिए, इसी महात्मा बुद्ध ने यह कहा था कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, अपने को प्रकाशित नहीं करेंगे, तब तक यह संभव नहीं है कि आप दूसरे को प्रकाशित कर सकें। तो ऐसी दशा में सोचने की जो बात है हम लोगों के सामने, वो बात है कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे अपनी परंपरा से खुद को जोड़ें, और खास करके ज्ञान की उस परंपरा से जिससे चलकर हम यहां तक पहुंचे हैं। ज्ञान में देखिए, राजशेखर मुझको याद आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब ज्यादा बताएंगे, संस्कृत के विद्वान हैं, काव्य मीमांसा वाले। उनकी एक उक्ति है, सरिता विव प्रवाहा स्तुच्छा प्रथमम यथोत्तरम विपुला, ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्या। एक विद्वान ने इसकी व्याख्या की थी, जो सुनने का अवसर मिला था मुझे कुछ दिनों पूर्व, कि भाई इसमें वो बहुवचन का प्रयोग करते हैं ज्यादा, एक वचन में बात नहीं करते हैं। 10वीं शताब्दी का कोई विद्वान यदि इस बात को कह रहा है कि नदियों का प्रवाह जो है वो धीमे अंदाज में बूंद बूंद से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे कई ऐसी नदियां, कई छोटी नदियां बीच में मिल जाती हैं जो कि एक बड़ा स्वरूप ग्रहण करती है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के मामले में भी हम यदि ये कहें कि ये ज्ञान परंपरा कहीं से, जहां से भी शुरू हुई हजारों साल पहले, वहां से जो एक बूंद बूंद के रूप में शुरुआत हुई, बाद में इसमें कई बूंदें जुड़ी, और उन बूंदों और प्रवाहों के माध्यम से इसकी धारा, इसका पाठ बहुत चौड़ा होता गया, जिसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में चिन्हित करते हैं। मध्यकाल में एक बड़े कवि हुए हैं हमारे, आप लोग सब जानते होंगे, लिखे तो वो रामचरितमानस है, लेकिन उनको उनकी प्रसिद्धि गांव में है तुलसी रामायण, बल्कि गांव में और कहते हैं रवायण। नाना पुराण निर्मागम सम्मतम, सबकी बात को कर देते हैं कि भाई उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उसके आधार पर हम अपनी बातें कह रहे हैं। तो जहां लोगों ने इसको बहुत पहले से स्वीकार किया है, तो हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति की क्या विसाख कि जो इसकी समीक्षा करे, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है कि परंपरागत जो ज्ञान है उसमें ध्यान यह भी रखना है, जो कबीरदास कभी कह रहे हैं कि साधो ऐसो चाहिए जैसो सुख सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा गयो उड़ाए। सार को गहना हमको आना चाहिए, और ये गहने की बात जो है वो इस रूप में आप देखिए कि जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का रचा गया, उस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आपको गौर करिएगा कि जब पहले बात कही जाती है कि ब्रह्मा जी के दौर में जब नाट्य शास्त्र पर चर्चा हुई, बहुत सारे शास्त्र में संगीत भी है, नृत्य भी है, और भी कई चीजें, अभिनय भी है, और उसको वो कालक्रम में आते हुए भरत मुनि ने उसको 6000 सूत्रों में बांधने का काम किया, यानी उसका संकुचन भी किया। जो बिखरी हुई चीजें थी या रिपीटेड लग रही थी, उन चीजों को उन्होंने संकुचित किया। संकुचित करने का मतलब यह नहीं कि उसको समेट दिया या कहीं से काट करके आधा उड़ा दिया बाकी आधा रहने दिया, बल्कि उसका सार संक्षेप पेश करने का काम किया, जिसके आधार पर आप देखिए कि बाद में कई संगीत से लेकर के अभिनय वगैरह पर कई पुस्तकें लिखी गई। ये कैसे हुआ? दरअसल हम लोग जिस दिशा में बढ़ते रहे या जहां जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाए, उसके पीछे जो वजह रही कि कभी अपने प्रति वो विश्वास हमारे मन में आया नहीं। वजह क्या है? सबसे पहले किसी का आत्मविश्वास तोड़ दीजिए। प्राय देखते थे स्कूलों में, होता क्या था कि भाई बच्चा आया पढ़ने के लिए, थोड़ा सा रंग रूप से ठीक वैसा नहीं है,
वैसी दशा में यार कुछ थोड़ा सा नहीं समझ में बात आई। बाद में ये पता चला हम लोग कि यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा है, इसमें गलती बच्चे की नहीं है, मास्टर साहब की है कि वो समझा नहीं पा रहे हैं, उसके स्तर तक वो उतर नहीं रहे। तो सबसे पहले उसके साथ एक टैग जोड़ा जाता था बोकवा कि बोक्का है, कुछ नहीं समझ सकता। आप इतना उसको डिमोरलाइज कर दीजिए, तो डिमोरलाइज करने का परिणाम तो आप देख चुके हैं कि कर्ण जैसा महारथी जो था, जिसको शरीर ने कहा कि भैया तुम अर्जुन के सामने नहीं टिकोगे, परिणाम यह हुआ कि वो महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में मारा गया। मारा इसलिए भी गया कि उसका रथ का पहिया फंस गया था, क्योंकि सारथी जो उसका था उसके प्रति ईमानदार नहीं था। लेकिन मनोबल को गिराए जाने का फल जो होता है, कहीं कहीं हम अपने संदर्भ में यदि देखें तो भारत के इतिहास को यदि खंगालें तो ये पता चलेगा कि हमारे आत्मविश्वास को डिगाने का काम किया गया और हम भी दूसरों पर ये विश्वास करते रहे। और कुछ अपनी भी भूमिका रही, जहां हम अपने पूर्वाग्रहों के साथ आए और दूसरों के ऊपर उन पूर्वाग्रहों को थोपने का काम हम लोगों ने किया। अपनी गलती से हम बच नहीं सकते हैं। हमारी परंपरा में आलोचना के पहले आत्मालोचना की बात कही गई है, तो हमें आत्मालोचना पहले करनी चाहिए। यदि हम आत्मालोचना करेंगे तो फिर सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को भी उसी अंदाज में हम देख सकते हैं। और एक बात कही जाती है हमारी संस्कृति के बारे में कि भारत की संस्कृति विविधता में एकता की संस्कृति है। ये गलत बात है। विविधता शब्द जो है बड़ा बिखरा हुआ शब्द है, बिखराव के अर्थ देता हुआ यह शब्द है। ये बहुलता की संस्कृति है। एकता में बहुलता है और बहुलता में एकता है। इस पर यदि हम गौर करेंगे तब शायद भारतीय ज्ञान परंपरा को हम सही तरीके से पहचान पाएंगे और फिर आगे की रणनीति भी अख्तियार कर सकेंगे। एक बात जो इधर चल रही है मित्रों, खास करके जो कहना चाहेंगे कि अभी बात हो रही थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, वहां से संस्कृत के विद्वान पधारे हैं। संस्कृत के संदर्भ में एक बात कही जाती है, एक यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था सर, एक विद्वान अभी बड़े ख्यात आईएएस हैं, उन्हीं से यह सवाल पूछा गया कि भाई आप संस्कृत लेकर के पास किए हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि संस्कृत की कोई एक विशेषता आपको बतानी हो तो क्या बताइए। उन्होंने कहा कि संस्कृत का व्याकरण इतना दुरूह है कि यह भाषा जीवित नहीं रह सकती, लेकिन संस्कृत का साहित्य इतना विपुल है कि यह भाषा कभी मर नहीं सकती। हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं। 3 साल हो गया है, 3 साल में संस्कृत स्टडीज को लेकर के क्या दशा और क्या दिशा है, उस पर सर ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। कारण कि एक ऐसे संस्था से आए जहां हम देख पा रहे हैं अभी साहित्य के क्षेत्र में आने वाले जो विद्यार्थी हैं या इस जनरल एजुकेशन में जो आने वाले विद्यार्थी हैं, वो शौक से नहीं आ रहे हैं। यदि कहीं इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, तब आगे आईएससी के बाद बीए वगैरह में एडमिशन लेंगे या बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह ये पढ़ना शुरू करेंगे। उससे अधिक होगा कि कंप्यूटर वाला जो बीसीए वगैरह है उसमें जाना शुरू करेंगे। उन सब में यदि वो नहीं जा सके या उतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वो फी पे कर सके, तब फिर वो आएंगे बीए में। तो एक तो प्रतिभाओं का प्रवेश द्वार वहीं बंद हो जाता है, और दूसरे जो प्रतिभाएं आती हैं उनको जो नर्चर करने का काम होता है, उनके पोषण का जो दायित्व होता है, जिस व्यवस्था में अभी हम लोग चल रहे हैं, खास करके जो सरकार द्वारा पोषित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप वो संसाधन मुहैया नहीं करवा रहे हैं। तो अभी की जो एक स्थिति बन रही है, ये भूसलावन विद्यालय के रूप में पूरी एक संस्थाएं विकसित हुई हैं, उसी भूसलावन विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होते हुए हम लोग हैं कि जहां बच्चों को फुसलाने की भूमिका ज्यादा अदा कर दे रहे हैं। और हम लोग भी, मतलब जो पढ़ने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके भी उद्देश्य में ज्ञान प्राप्ति नहीं रह गया है। मूल उद्देश्य है डिग्री प्राप्ति। मैथिली शरण जी ने इसी संदर्भ में कहा था, शिक्षे तुम्हारा नाश हो यदि तुम नौकरी के हित बनी।
तो यदि हम मुलाजिम होना चाह रहे हैं, नौकरी पाना चाह रहे हैं, तब तो फिर ज्ञान हासिल करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा, कारण कि तब तो फाइल पर टिप्पणी और पत्र व्यवहार इतनी भर जानकारी हो जाएगी, जिससे बुजुर्ग लोग पहले कहते थे, खास करके लड़कियों की शिक्षा के मामले में, कि चिट्ठी पत्री भर पढ़ जाएगी तो काम चल जाएगा। बाप माई को सूचित कर दे कि हाँ भाई हम बढ़िया से हैं या नहीं है। तो इस मानसिकता से यदि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी ज्ञान परंपरा को विकसित कर लेंगे, तो शायद नहीं होगा। और ये भी बात कही जाती है कि जितना गुड़ डालेंगे मिठास उतनी बढ़ेगी, लेकिन हम गुड़ कम डालेंगे और उम्मीद करेंगे कि मिठास बढ़ ही रहे, तो ये नहीं होगा। ब्लैक एंड व्हाइट में हर नीति अब तक, चाहे वो आजादी के बाद वाला पर बात करके ज्यादा, आजादी के पहले वाला तो उनका अपना उद्देश्य था, हालांकि सत्ता का उद्देश्य हमेशा अपना हित साधने का होता है, चाहे वो सत्ता आज के 1000 साल 2000 साल 5000 साल पहले हो, उसका भी अपना उद्देश्य था। तभी यह निर्देश किया गया था उस समय भी कि स्त्रियों और शूद्रों के कानों में यदि वेद वाक्य पड़ जाए तो उन्हें पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। आज भी जो हम कर रहे हैं उसमें देख ही रहे हैं कि क्या होना है। हम भले ब्लैक एंड व्हाइट में जो कुछ भी कर लें, और ब्लैक एंड व्हाइट में ये भी कहा गया था, कॉमन स्कूल सिस्टम लाने की बात कही गई थी 68 वाली शिक्षा नीति में, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई थी, उसी को आज हम 2023 में भी 2020 में जो लागू हुआ 23 में भी उसी को दोहरा रहे हैं। अब तक मातृभाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हम नहीं कर पाए, लेकिन कोशिशें हो रही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कोशिशें दरअसल धीरे धीरे रंग लाती हैं, और उम्मीद है कि ये रंग आएगा और रंग चढ़ेगा तो चोखा भी होगा, ये उम्मीद है। लेकिन जो जिस पैमाने पर, जिस तीव्रता से ये काम होना चाहिए, वो कर पाने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, कारण की उम्मीद, हम योजना को हम बना रहे हैं लेकिन उम्मीद पाल रहे हैं किसी और से कि वो आकर के हमारा काम कर देगा। तो आप ये जानिए कि जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं वो व्यवसाय करने के लिए आ रहा है, वो आपका भला करने के लिए, आपके उन सारी चीजों पर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा है जहां से वो आपकी ज्ञान परंपरा को विस्तार दे सके। ज्ञान परंपरा को विस्तार देने का काम जो है, जो सत्ता में हैं, जो रहे हैं, जो रहेंगे, उन्हीं के जिम्मे ये काम होगा, कारण कि ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये नजर आने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आज 10 रुपया बैंक में डालिएगा तो 6 महीना के बाद 12 रुपया हो जा सकता है, ये नहीं दिखेगा। ये अदृश्य निवेश है, और इस अदृश्य निवेश को जब तक आप बेहतर ढंग से पेश नहीं कीजिएगा, तब तक ये उम्मीद करें कि भाई भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्ध हो जाएगी, संवर्धन उसका हम कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये संभव तभी होगा जब मन, वचन और कर्म तीनों की एकता से, तीनों को एकजुट रखते हुए एक दिशा में हम बढ़ेंगे, तब भारतीय ज्ञान परंपरा सही मायने में हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ होगी, और हम परंपरा की जमीन पर अपने पांवों को टिकाते हुए आधुनिकता की उड़ान को उड़ सकेंगे। आधुनिकता के आकाश में उड़ना संभव होगा, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। एक बात और, हम लोग यहाँ जब बात कही जाती थी, जब कोई विदेश से कह देता है तब हम उसको मान लेते हैं कि हमारी बात सही थी। जब तक यहाँ से कहता है तब तक ये बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। मिश्रा जी कोई बात कह दे, शुक्ला जी कोई बात कह दे, ठाकुर साहब कोई बात कह दे, हम लोग कहेंगे यार ये पंडित जी अपना टीका लगा कर बैठे हुए हैं, इसे बोल रहे हैं, इससे क्या बात है, ये अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी बात को कोई विदेश वाला कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ विदेश से ये हो गया। वही हाल है, हम अपने यहाँ की आदिवासियों की संस्कृति को नहीं देख रहे हैं। और आज देखिए कि जब नॉर्वे का दार्शनिक इकोसॉफी का टर्म यूज कर रहा है नेस, अर्नेनेस जो है, वो जब कर रहा है कि भाई इकोलॉजी और फिलॉसफी को आप मिला करके बात कीजिए, यानी चराचर जगत जो है जिसके प्रति हमारे यहाँ बहुत सारी बातें कही गई हैं, तब हम उसको लेकर के उड़ने पर आमादा है, तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए आदिवासियों की संस्कृति पर भी हम लोग गौर करें, हम आसपास हमारे आदिवासी हैं कि जहां वो पेड़ पौधों से लेकर के बाकी सांप बिच्छू सब कुछ उनके नामों में देख लीजिए कि धान भी टाइटल में, मछली भी मींज टाइटल में, चिड़िया भी टाइटल में, सब कुछ है। तो
उससे भी पता चलता है कि प्रकृति के साथ उनका क्या संबंध रहा है। आज कोई नॉर्वेजियन या कोई फ्रांसीसी हमको जब ये कह देता है तब हमको लगता है कि सोचना चाहिए। और उससे एकीकरण का जो प्रयास हुआ था, मैं फिर ये याद करूंगा महात्मा बुद्ध को या बुद्ध की परंपरा को, कि जिन्होंने इस देश की आदिवासी संस्कृति या लोक संस्कृति से, लोक ज्ञान से उन चीजों को उठा करके भारतीय इतिहास में वो कुछ देने का काम किया था जिससे भारतीय इतिहास में बड़ा बदलाव हुआ। और फिर जो अपदीपो भव का जो एक मंत्र रहा, वो मंत्र सब जगह व्याप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह भी है कि बुद्ध यहाँ बुद्धू हो गए, बाहर में जाकर के बुद्धदेव हो गए। ये अपनी चीजों के प्रति जो सम्मान का भाव है, अपना आत्मविश्वास यदि हम सब इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। अपने यहां देखिए ना कि जो बरगद के पेड़ के बारे में कहा गया है कि मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा पत्रे पत्रे तु देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। एक अस्तित्व, एक अवशेष के रूप में भी आप मान सकते हैं कि हाँ कम से कम। और अभी भी बर्ड पीपल को काटना सबसे बड़ा घर में उग जाता है, लेकिन जल्दी से आप काटने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, वह पाप लगेगा। हालांकि घर में यदि ऊर्जा आप नहीं काट रहे हैं तो इसको नहीं मानेंगे क्या प्रोग्रेसिव है, वहां ही करना है, लगाइए जरूर, उसको लगना चाहिए। या जो उसकी खासियत है कि वो कहीं भी लग जाता है। और तभी हमारे लोगों ने जो उसको माना कि हाँ भाई ये वृक्ष जो है हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, तभी वो काटने पर प्रतिबंध भी लगा। तो ऐसी दशा में ये सोचना हमको पड़ेगा कि यदि कोई विदेशी हमको पदावली दे देता है, उस पदावली को लेकर तो हम मुड़ते हैं। अपने बारे में खुद को जानने के लिए कितना प्रेरित कर पाते हैं, या दूसरे लोग जो हमारे अपने लोग कह रहे हैं उसको हम कितना समझ पाते हैं। लोक विधाओं और लोक ज्ञान के प्रति हमारे मन में जो एक अश्रद्धा का भाव रहा है, उस अश्रद्धा भाव ने भी हमारा नुकसान किया है। लोक और शास्त्र के समन्वय से ही भारतीय ज्ञान परंपरा निर्मित होती है। और उस ज्ञान परंपरा की नदी का जो पाठ चौड़ा होता है, वो उस चौड़े पाठ को हमको गौर करना पड़ेगा। और वो गौर करेंगे तब शायद हम बेहतर दिशा में बढ़ सके और एक बेहतर भारत के निर्माण में सफल भी होंगे। दूसरी एक बात जो आखिर में हम कहना चाहेंगे कि अपने यहाँ जो ज्ञान के मूल में बात रही है, वो रही है संदेह, जिज्ञासा और प्रश्न। किसी भी देश को देख लीजिए आप, पूरी दुनिया के स्तर पर, जहां लोगों के मन में संदेह नहीं होगा, कोई जिज्ञासा नहीं होगी, आपके मन में सवाल नहीं उठेंगे, तब क्या हो सकता है? तो फिर जैसा कह रहे हैं, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। वो सोचना पड़ेगा। हम ये यदि सोचना शुरू करेंगे इस सवाल कि आखिर ऐसा है तो क्यों है, यदि सेब नीचे ही गिरा है तो क्यों गिरा है, ये यदि नहीं सोचा जाता तब नहीं होता। या पूरे शरीर में हम सब छोटे छोटे कण से बने हुए लोग हैं, और हम अपने आप में क्या स्वायत्त इकाई है? हमारे निर्माण में क्या सिर्फ हमारी भूमिका है या सिर्फ हमारे माता पिता की भूमिका है? नहीं, हमारे ये जो हम आज हैं, कहीं न कहीं हजारों लाखों साल जब होमो सेपियंस का उद्भव हुआ होगा इस दुनिया में, उसके एक अंश के रूप में हम भी हैं। और हमारा जो निर्माण हुआ है क्षितिज पावक गगन समीरा से लेकर के जिन चीजों की आप भूमिका मान रहे हैं, उनका एक योग, एक समुच्चय है। और इस समुच्चय को यदि आप मान लीजिए कि बस हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, बाकी से कोई वास्ता नहीं, तो फिर वहां से भी आपके पतन की शुरुआत होती है, विकास की शुरुआत नहीं हो पाती है। तो प्रश्नों को उठने दीजिए, प्रश्नों को दबाने के बजाय उनके समाधान की दिशा में हम बढ़े। जवाब हम नहीं कहते, जवाब दे देते हैं, जवाब छोटा होता है, लेकिन समाधान जो होता है, समाधान में समय भी लगता है, लेकिन समाधान बेहतर दिशा में हमको ले जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि समाधान ढूंढने की कोशिश करें। और दूसरी बात, हम मास्टरों के साथ जो दिक्कत हुई है, सर लोग ज्यादा पूछोगे कि अब जो यूजीसी जो है या बाकी जो हम लोग करते करते क्या करेंगे, पहले पीएचडी कर लीजिए तब आपको ये होगा, अब पीएचडी कर लीजिए तब पीएचडी कराइएगा तब होगा, अब पेपर लिखिएगा तब ये होगा, ये कीजिएगा तब होगा, ये लेक्चर दीजिएगा तब
या इतना होगा तब आप रीडर बनिएगा या एसोसिएट प्रोफेसर बनिएगा, प्रोफेसर बनिएगा, उसके परिणाम से या सेमिनार में जाइएगा तो होगा क्या कि मिथिलेश जी जैसे कोई लोग आयोजक होंगे, हमारे जैसे लोग कोई अभ्यर्थी बनेंगे और 500 रुपया 1000 रुपया जो रजिस्ट्रेशन शुल्क रखेंगे, ऑनलाइन आजकल ट्रांसफर होने लगा है, भेजेंगे आराम से, कहेंगे सर वो सर्टिफिकेट हम लोग कर दीजिएगा, अपना रजिस्टर उसे मेंटेन कर लीजिएगा, सर्टिफिकेट लेंगे 5 पॉइंट खर्च से जुड़ जाएगा। ये पॉइंट वाला चक्कर जो है इसने हमारा नुकसान किया है। एक स्व प्रेरणा से यदि हम लोग कुछ करते हैं और ज्ञान की खोज में चलते हैं तो फिर शायद अपना टिकट बनना संभव होगा। मैं फिर से महाविद्यालय परिवार के प्रबंध समिति के सभी सदस्यों, इसके पदाधिकारियों सबको बधाई देते हुए महात्मा बुद्ध के प्रति फिर से अपना सम्मान व्यक्त करते हुए, मंच के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अपने आप को यही रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लिया हो, ऐसा बोल रहा हो या आपको ना पता हो तो बाकी जो है उससे असहमत होने के लिए आप समझ रहे हैं, कारण कि असहमति का साहस और सहमति का विवेक हमेशा बना रहना चाहिए। धन्यवाद।